हेलो दोस्तों, वेलकम टू जियो आई एस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रवेश चौरसी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए हम इसकी बैकग्राउंड देख लेते हैं। अब धीरे धीरे क्या था यार, चीज़ें बेटर हो रही थी, मतलब ठीक था, लेकिन कुछ स्टेप्स अच्छे उठाए गए थे। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या अच्छा हुआ। इसमें क्या हुआ, बिगनिंग हो गया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। इस एक्ट के द्वारा इंडिया में बिगनिंग हुई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, है ना। और अगर हम बात करें रिफॉर्म्स की, तो जो कुछ रिफॉर्म्स पास किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से, जो डील करते थे पावर से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव से, है ना। तो मेन चीज़ें क्या थी यहाँ पे, कुछ रिफॉर्म्स हुए और जिसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। हाँ, कुछ चीज़ें गलत भी थी। अब हम देखते हैं इसके मेन प्रोविजन क्या क्या थे। अगर हम बात करें इसके मेन प्रोविजंस की, तो जो एडिशनल मेंबर्स थे ना, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उनको उनकी इंक्रीज कर दिया गया था सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों काउंसिल्स में। लेकिन हाँ, भले ही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव और दोनों उसमें क्या था, उनको मेजोरिटी जो थी ना ऑफिशियल्स की थी, मतलब ब्रिटिशर्स की रहती थी, है ना। नॉन ऑफिशियल या इंडियन मेंबर्स की नहीं रहती थी। दूसरा क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शंस थे ना, उसको इंक्रीज कर दिया गया था। मतलब अब वो जो बजट्स वगैरह में क्वेश्चन थे ना, बजट फाइनेंस में वो पूछ सकते थे अब क्वेश्चन, है ना। लेकिन मेन दिक्कत वही थी, क्वेश्चन राइटर्स कर सकते, लेकिन मेन दिक्कत ये थी कि उन्हें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का हक नहीं था। सप्लीमेंट्री मतलब एक बार अगर पूछ लिया तो दोबारा वहाँ अगर आंसर नहीं आ रहा तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं उसमें, है ना। अब इसमें थर्ड प्रोविज़न ये था कि एक और चीज़ हो गई थी कि जो नॉमिनेशन है ना नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के, वो वायसराय द्वारा किया जाएगा। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और इन सभी से नॉमिनेट किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपालिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन सभी से नॉमिनेट करके दिया जाएगा। ये याद रखना, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वायसराय करेगा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और इसमें क्या करेंगे, म्यूनसिपालिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन। अब फोर्थ नंबर में हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था। फिर जो नॉन ऑफिशियल सीट्स थी वो इलेक्शन के थ्रू फिलिंग अप की जा रही थी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया था इंडिया में, बट जो इलेक्शन वर्ड था ना वो यूज नहीं किया गया था एक्ट में, है ना। याद रखिएगा, इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया था एक्ट में। अब अगर हम इस एक्ट के इम्पैक्ट की बात करें, तो एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था कि यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट हो गया था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एट अ लार्जर स्केल। मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी कि धीरे धीरे सिस्टम चालू हो रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, है ना। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी अगर अपन इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। देखिए, इनका नेचर तो मेन एक्सप्लॉयटेशन ही करना था, वो तो कोई वो नहीं कर सकता। इंडियंस के दबाव में आगे इनको थोड़े बहुत रिफॉर्म्स करने पड़े थे। नेचर एक्सप्लॉयटेशन भी था, बस उन्हें बस वो क्या था, बैलेंस बनाना था। जैसे कि देखिए, प्लेग, फेमाइन वगैरह आया, इन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब ये अपनी वो बचाना चाहते थे, इमेज थोड़ी बहुत। और इसके साथ साथ क्या था, रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो कम्युनल राइट्स वगैरह थे ना, सर सर सैयद अहमद खां वगैरह, उनका ये कहना था कि यार अब हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। वहाँ से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई, समझ रहे हो, ये बहुत दिक्कत वाली कहानी थी। उन्हें कहा गया था कि नेशनल मूवमेंट में मुस्लिम को पार्टिसिपेट नहीं करना है, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। तो ये फिर बाद में आगे चल के पार्टीशन की मेन मेन रीज़न बना। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट, फिर सेपरेट इलेक्टोरेट के बाद पार्टीशन हुआ। तो आज की वीडियो में इस एक्ट को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। आगे के एक्ट को हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।